नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड का पेपर और ये होगा पार्ट 12 आपका। तो पहला क्वेश्चन लिखा, किस देश ने ऐसे केमिकल वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो इसके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में कोरल को नुकसान पहुंचाती है। याद रखना, सनस्क्रीन पे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही आपका एक द्वीप था पलाऊ, उसने भी लगाया था वहाँ पे, जो एटॉल आपका बोल सकते हैं, जहाँ पे एटॉल आपकी क्या पाई जाती हैं, कोरल पाई जाती हैं, ठीक है ना। तीन तरीके की होती हैं आपकी, फ्रिंजिंग होती हैं, बैरियर होती हैं, और आपकी कैसे होती है, एटॉल होती हैं। और ये देश है आपका कौन सा, थाईलैंड। तो लिखा हुआ थाईलैंड ने ऐसे केमिकल वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो इसके सभी समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यानों को कोरल नुकसान पहुंचाती है, या कोरल को नुकसान पहुंचाती है। पर्यटकों द्वारा धूप से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोशन धीमी गति से बढ़ने वाले कोरल को नुकसान पहुंचा रही है। आमतौर पर सन जो क्रीम होती है में पाए जाने वाले चार केमिकल्स को कोरल लार्वा को नष्ट करने, कोरल के प्रजनन में बाधा डालने और रीब्लीचिंग जिसे बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग का जिम्मेदार पाया गया था। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति पर 1 लाख बाट बाट आपकी दिमाग में रखना है, थाईलैंड की करेंसी है, तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिबंध लोशन कौन कौन से, एक आता है जिसमें आपका ऑक्सीबेंजोन हो, एक आता है आपका कौन सा ऑक्टीनॉक्सिड नॉक्सिड, एक आता है आपका 4 मिथाइल बेंजिलिडीन कैम्फर, और एक आता है ब्यूटाइल पैराबेन। तो ये 4 आ जाते हैं आपके, ठीक है ना। इसी तरह के प्रतिबंध प्रशांत द्वीप जो था आपका पलाऊ और अमेरिकी राज्य हवाई द्वीप पर भी लगाए गए थे। थाईलैंड की करेंसी की अगर बात करें, बाट है, राजधानी बैंकॉक, और राष्ट्रीय खेल है थाई मुक्केबाजी। वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी? 1 जून 2002 को की गई थी, ठीक है ना। तो लिखा हुआ, यह उत्तराखंड की पहली स्वरोजगार योजना है जिसे 1 जून 2002 को शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में पर्यटन, कई बार पूछा जाता है, पर्यटन को रोजगार और राजस्व सृजन के स्रोत के रूप में विकसित करने, इसके निवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जोड़ने के उद्देश्य से हुई थी। इस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं। समाज के पिछड़े वर्गों को योजना का उचित लाभ देने के लिए समय समय पर सरकार के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि को आरक्षण देने का भी क्या है, इसमें प्रावधान है। अगस्त 2021 में भारत में पहली बार किस राज्य में एक दुर्लभ ऑर्किड, आप जानते हैं ऑर्किड एक फूल होता है, सेफलांथेरा इरेक्टावर ऑब्लान सोल्टा पाई गई थी? तो ये उत्तराखंड में पाई गई थी, ठीक है ना। ये है वो ऑर्किड आपका जो उत्तराखंड में पाया गया था। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोगों ने। गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना चलाई जाती है? आप जानते हैं कन्याधन योजना चलाई जाती है उत्तराखंड में। तो लिखा, गौरा देवी कन्याधन योजना लड़कियों के लिए समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना थी। यह योजना लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड के जो उस समय के जो आपके क्या थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2017 में इसकी बोल सकते हैं शुरुआत की थी, याद रखना। तो गौरा देवी कन्याधन योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2017 में। इस योजना के तहत सरकार उन लड़कियों के लिए 50,000 रुपये का फंड प्रदान करती है जिन्होंने किसी भी राज्य या केंद्र सरकार से इंटरमीडिएट कक्षा पूरी की है। इस योजना के तहत सरकार उत्तराखंड के गरीब परिवारों की बेटियों को सहायता प्रदान करना चाहती है। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके किस काम के लिए साहित्य नोबेल मिला था? तो ये गीतांजलि के लिए मिला था, ये आप याद रख सकते हैं। 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। वो पहले भारतीय, केवल भारतीय नहीं थे बल्कि पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। और किस में मिला था? लिटरेचर में, साहित्य में मिला था। तो लिखा हुआ, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन उन्होंने लिखा था। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान बना दिया गया था, ठीक है, नेशनल एंथम। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला उन्होंने ही लिखा है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित स्कूल था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार 1896 में कलकत्ता कांग्रेस सत्र में वंदे मातरम गाया था। गलत हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था क्या वंदे मातरम? क्योंकि ये जो होता है रविन्द्रनाथ टैगोर का जो बोल सकते हैं एक और सेशन था जो आपका था 1800 नहीं सॉरी 1911 का था, जब आपका ब्रिटेन का किंग आता है, ठीक है ना। 1911 का कलकत्ता सेशन, उसमें राष्ट्रगान गाया था। उल्लेखनीय कार्य हैं गीतांजलि, घरेबेरे, गोरा, गीता माल्या, बालकौर, सोनार तारी। उत्तराखंड के न्यूज में किस अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है? थारू। थारू जो नाम आता है ये थार रेगिस्तान से आता है, वहीं के मूल के कहे जाते हैं लोग। उत्तराखंड के 5 जनजाति समुदायों में से सबसे बड़ी थारू है। लगभग 33.3% जनजाति समूह की आबादी के लिए जिम्मेदार है। टोटल जो आपकी क्या है जनजातियाँ जो आती हैं। जौनसारी की बात करें 32.5% के आसपास है। बुक्सा की अगर बात करें तो लगभग 18.3%, और भूटिया 14.2% के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। उत्तरांचल या उत्तराखंड में जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। लगभग 93.8% ग्रामीण और केवल 6.2% शहर के में रहते हैं।
भूटान ने उनमें से सबसे अधिक 25.8% शहरी आबादी दर्ज की है। उनमें से 8.9% शहरी निवासियों के साथ राज्य जो है दूसरे स्थान पर आती है, ठीक है ना। दूसरी ओर बुक्सा और थारू मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ क्रमशः केवल 0.8% बुक्सा और 1.9% थारू शहरी आबादी में रहते हैं। थारू लोगों की अगर बात करें, दक्षिण नेपाल उत्तरी भारत में तराई के लिए स्वदेशी एक जातीय समूह है। माना जाता है कि थारू शब्द स्थविर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है थैरवाद। बौद्ध धर्म का अनुयायी कहे जाते थे। भारत में वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे आगे रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था, भारत में वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे बोल सकते हैं ज़्यादा रहते हैं। थारू राजपूत मूल होने का दावा करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, थार रेगिस्तान से नेपाल के सुदूर पश्चिमी तराई क्षेत्र में आके बस गए थे ये लोग। बुक्सा की अगर बात करें तो ये भी आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में रहती है और ज़्यादातर बाहरी हिमालय की तलहटी में देहरादून और नैनीताल जिलों में इनका केंद्र देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बिजनौर जिले में ये पाए जाते हैं। सकारात्मक कार्यवाही के भारत सरकार के आरक्षण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के बुक्सा को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भूटिया जनजाति की बात करें तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में रहते हैं और तिब्बतियन मूल के माने जाते हैं। भूटिया तिब्बत बोर्ड के शास्त्रीय तिब्बती नाम से आता है। वह लद्दाखी सहित कई भाषाएं बोल लेते हैं। भाषा जो होती है इनकी बोल सकते हैं स्थानीय कौन सी भूटी है, और 1950 के तहत एक अनुसूचित जनजाति के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। और कब से मनाया जा रहा है? 2008 से। और 2022 की आप थीम याद कर लिए, जिसका थीम है आपका रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। ये आपकी क्या थीम है 2022 की। और कौन जारी बोल सकते हैं कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की 1945 में। मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क USA में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और कुल सदस्य राष्ट्र हैं कितने? 193। और महासचिव जो आपके वो है आपके पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस 9वें महासचिव हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये देखेंगे आपको तो इसका हेडक्वार्टर आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। 1960 में स्थापित है, ठीक है ना। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR है, कि एक घटक प्रयोगशालाओं में से एक है। यह हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से हुई थी, याद रखना आप, ठीक है ना। तो एक एक्ट के द्वारा आई थी। अच्छा, तो स्टैट्यूटरी स्टेटस रखती है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। और 1960 में नई दिल्ली में शुरू हुआ और अंत में 1963 में देहरादून में इसका क्या कर दिया गया था? हेडक्वार्टर स्थापित कर दिया गया था, ठीक ना। तो एक्ट याद रखना किसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का है, 1959 का है। 1960 में आपका न्यू दिल्ली में बना था। 1963 में बोल सकते हैं आपका क्या हो गया था? देहरादून में स्थापित हो गया था ये। पहला भारतीय हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो ये आपका गुरुग्राम में लिखा हुआ है। पहला भारतीय हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम गुरुग्राम शहर में स्थित है। यह संग्रहालय यूनाइटेड किंगडम में लंदन और संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजलिस में इसी तरह की संरचनाओं से प्रेरित है। इसे विंटेज कार कलेक्टर तरुण ठकराल ने आकार दिया है। गुरुग्राम जिले के विषय में अगर बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य का गांव था, ठीक है ना, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। अकबर के शासनकाल के दौरान गुरुग्राम दिल्ली और आगरा के शासित क्षेत्रों में आ गया था। 1947 में गुरुग्राम स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना और भारतीय राज्य पंजाब के अंतर्गत ये आया। यह उन 7 जिलों में से एक था जो 1966 में हरियाणा के गठन के साथ बना था। यह हरियाणा के झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद और नुह जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह दिल्ली की NCT के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। यह हरियाणा के 6 प्रशासनिक डिवीजन में से क्या एक है अब। और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग यहाँ पे जो जनसंख्या थी वो थी 15,14,085। जनसंख्या घनत्व था 1241 और साक्षरता दर 84.4, लिंगानुपात 853। सर्वे ऑफ इंडिया ये भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा देहरादून में। तो लिखा हुआ है सर्वे ऑफ इंडिया, यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी है। यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। याद रखना कब बना था? 1767 में बना था, 1767 में। मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इसका नेतृत्व सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। इसकी मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होता है कि भारत के भूभाग का पता लगाया जाए और उचित रूप से मैप तैयार किया जाए। यह सुनिश्चित करके देश के अभियानों और एकीकृत विकास के लिए आधार मानचित्र भी प्रदान करता है कि सभी संसाधन वर्तमान और भविष्य के लिए राष्ट्र की प्रगति, सुरक्षा और समृद्धि में योगदान करें। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें, अभी ये जनरल गिरीश कुमार, ठीक है ना। फिर भी चेक कर लेना एक बार, थोड़ा सा हो सकता है पुराना डाटा हो। देहरादून की अगर बात करें, शीतकालीन राजधानी है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ठीक है ना। भारतीय सैन्य अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी सब आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अफगानिस्तान का क्या ये होम ग्राउंड है, ठीक है ना, सेकेंड होम ग्राउंड। रॉजर्स कप की अगर बात करें, टेनिस से रिलेटेड है, ये आप याद कर सकते हैं। तो हॉकी से रिलेटेड अगर बात करें तो सुल्तान अजलान शाह कप होता है, ध्यानचंद ट्रॉफी होती है और स्टैनली कप होता है।
टेनिस से रिलेटेड ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ये आपके 4 क्या ग्रैंड स्लैम्स हैं। क्रिकेट की अगर बात करें तो एसएस होता है, रणजी होता है, शारजाह कप होता है, आईसीसी विश्व कप चैंपियंस आपको देखने को मिलती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। फुटबॉल की बात करें फीफा वर्ल्ड कप, यूएफए चैंपियन लीग, ये आपकी यूरोप में होती है। रॉवर्स कप होता है, आईएफए शील्ड भी आपकी फुटबॉल से रिलेटेड होती है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया था? ये था आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे पहले, ठीक है ना। अब बाद में जाके आपका कब 2011 में आपका बोल सकते हैं कि 2011 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इसका नाम रखा जाता है और बाद में संशोधित कर दिया जाता है 2012 में, ठीक है। तो लिखा हुआ है यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के बादशाही थौल में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना उत्तराखंड सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत की थी। इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2012 के माध्यम से संशोधित किया गया था। मतलब 2012 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था? श्रीदेव सुमन के नाम पर रख दिया गया था। हेमगिरी नाव विश्वविद्यालय आता है, यह अधिनियम संख्या के माध्यम से स्थापित एक निजी विश्वविद्यालय राज्य विधानसभा उत्तरांचल सरकार के 2003 के 17 और 2003 में स्थापित किया गया था, याद रखना आप लोग। पर फिलहाल आप श्रीदेव सुमन का याद रखना। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का नाम क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय 2011 में बना था और 2012 में क्या कर दिया था? उसका नाम श्रीदेव सुमन के नाम पर रख दिया गया था। वानाक्राई आपका साइबर हमला है और भारत ने देखो अब एक चीज़ बोली जाती है, जैसे साइबर अटैक्स जो होते हैं ना या साइबर लॉ होते हैं वो किस में आते हैं आपके, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये रेजिड्यूरी पावर है, अवशिष्ट शक्तियों में आता है और अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निवास करती हैं आपके? ये केंद्र में करती हैं आपके, ठीक है ना। और इसके लिए एक्ट भी है आपका एक आईटी एक्ट कब का? 2000 का, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, ये पेपर में पूछा गया था आपका। तो साइबर हमला यह किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संगठन की सूचना प्रणाली को भंग करने का दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर किया गया प्रयास होता है। वानाक्राई एक रैंसमवेयर है। रैंसम मतलब होता है कि फिरौती मांगी जाती है। अगर आपको अपना लैपटॉप छुड़वाना है, छुड़वाना मतलब कि उसमें जो बोल सकते हैं ना सारे क्या हो जाते हैं, आपके प्रोग्राम बंद कर दिए जाते हैं, उनमें कोड लग जाता है, तो वो आपसे एक क्या मांगते हैं? फिरौती मांगते हैं कि सारे प्रोग्राम को खोलने के लिए हमें कुछ पैसा दिया जाए। और ज़्यादातर ये जो मांग होती है क्रिप्टो करेंसी में की जाती है। तो ये एक रैंसमवेयर हमला था जो मई 2017 में काफ़ी तेज हुआ था। रैंसमवेयर ने उपयोगकर्ताओं के उपकरणों को लॉक कर दिया था और उन्हें तब तक डेटा और सॉफ्टवेयर तक पहुंचने से रोका जब तक कि अपराधियों को एक निश्चित फिरौती का भुगतान नहीं किया जा सके। भारत के शीर्ष 5 शहर थे कोलकाता, दिल्ली, भुवनेश्वर, पुणे और मुंबई, इससे प्रभावित हुए थे। साइबर हमलों के कुछ प्रकार होते हैं। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए संचित मालवेयर होता है आपका, किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है, जैसे किसी एकल कंप्यूटर, सर्वर, कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। रैंसमवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है आपका, वर्म होता है, वायरस, ट्रोजन्स, ये सारे के आपके मालवेयर है। फिशिंग भी होता है। फिशिंग जो होता है एक भ्रामक ईमेल और वेबसाइटों का उपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने का प्रयास करने का तरीका, उसे फिशिंग बोलते हैं। अच्छा, एक आता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जिसे बोलते हैं डीओएस हमला, एक मशीन या नेटवर्क को बंद करने के लिए किया जाने वाला हमला होता है जिससे यह अपने इच्छित उपयोगकर्ता के लिए दुर्गम हो जाता है। डीओएस हमले लक्ष्य को ट्रैफिक से भरकर या दुर्घटनाओं को विमोचन करने वाली जानकारी भेजकर इसे पूरा करते हैं। मैन इन द मिडल हमले, जिसे इव्स ड्रॉपिंग हमलों के रूप में भी जाना जाता है, तब होते हैं जब हमलावर खुद को दो पक्षीय लेन देन में सम्मिलित करते हैं। एक बार जब हमलावर यातायात में बाधा डालते हैं तो वह डेटा को निष्पंदक और चोरी कर सकते हैं। हिमालय में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो देखने को मिलेगी ये ग्रेटर हिमालय और आपका जो क्या होता है लेसर हिमालय, उसमें देखने को भी उनके बीच में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो एमसीटी तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं कि भाई ग्रेटर हिमालय कहाँ पर है। जैसे भाई हिमालय जो आ जाता है इसमें कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं, कोटा, पाटली, कोठारी, चुंबी, क्यारदा, चौखंबा, उधमपुर और कोटली, ये सारे आ जाते हैं आपके। उसके अलावा देखेंगे ग्रेटर हिमालय तो इसमें तिब्बत, जास्कर, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम, ये क्षेत्र आ जाते हैं। लघु हिमालय लगभग आपका देखने को मिलता है 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये फॉल्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको याद नहीं करना, देखो ग्रेट हिमालय होता है, महान हिमालय, लेसर हिमालय होता है, लघु हिमालय, आउटर हिमालय होता है, भाई हिमालय, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय में 4 आती हैं, सबसे ऊपर जो होती है ट्रांस हिमालय, काराकोरम आती है, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश श्रेणी आपको देखने को मिलती है। अब देखें अगर हिमालय का विस्तार देखें तो नंगा पर्वत से चलता है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ है, नामचा बारवा जो आपका अरुणाचल प्रदेश से होकर मुड़ता है। तो ये आपको सिंटैक्सियल बैंड देखने को मिलेगा हिमालय की। अब यहाँ पर देखना, इसको याद करना, देखो एक होती है आपकी ITSZ जैसे बोलते हैं इंडस सांगपो, सांगपो बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र का नाम है, इंडस सांगपो इंडस सिंधु नदी का नाम है। सचर जोन, एक दूसरा आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन MCT जिसे बोलते हैं, फिर आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT, और एक होता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जिसे बोलते हैं आपका HFF। अब इसमें आपने किस तरीके से याद रखना है, सबसे पहले तिब्बत प्लेटियो, तिब्बत के पठार की बात करें तो ये आपका फार साइड में किसके, ITSZ के, मतलब इंडस सांगपो सचर जोन के। अब हायर हिमालय जो आता है आपका कौन सा, जो आपका महान हिमालय आता है, एक्चुअल में वो पड़ता है कहाँ पर आपके ITSZ
और मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन के क्लेबासम MCT के, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना, इसके बीच में आप बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन है, वो आपके हायर हिमालय को, मतलब महान हिमालय को लेसर हिमालय से, लघु हिमालय से क्या कर देता है, अलग कर देता है। उसके बाद आती है आपकी कौन सी, MBT लेसर हिमालय को आउटर हिमालय मतलब शिवालिक से क्या कर देती, अलग कर देती है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। उसके बाद आता है आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ये आपका क्या कर देता है, शिवालिक हिमालय को इंडो गैंजेटिक एलुवियल जो बोल सकते हैं फील्ड है, मैदान है, उससे क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो मैं बता देता हूँ, तिब्बत प्लेट्यू उस तरफ या बोल सकते हैं, देखो तो ITSZ जो इंडो बोल सकते हैं शांगपो, इंडो शांगपो सचर जोन जो है वो तिब्बत प्लेट्यू को अलग कर देता है, किससे, ग्रेटर हिमालय से, महान हिमालय से। फिर आपका कौन सा आता है, MCT आता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन जो आता है MCTZ जो आता है आपका, ये ग्रेट हिमालय को अलग कर देता है, किससे, लेसर हिमालय से। और फिर मतलब मैन सेंटर के बाद आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट जोन जो आता है आपका, बाउंड्री वाला जो करता है लेसर हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग कर देता है। और फिर आता है आपका कौन सा, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट HFF, ये क्या करता है, शिवालिक हिमालय को और जो बोलते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन को ये अलग कर देता है। ये आपने याद करना है, ठीक है ना। अच्छा, योग के तत्वों के बारे में किस वेद में उल्लेख है, तो ये आपका ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। तो देखो, योग की प्रथा की शुरुआत भारत में हुई थी। योग के तत्वों का उल्लेख हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेद ग्रंथों में से एक में किया गया है, जिसे ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। योग का संदर्भ उपनिषदों में भी मिलता है, जो आध्यात्मिक शिक्षा और हिंदू धर्म के विचारों का एक प्राचीन संस्कृत लेख है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है, जो 1500 ईसा पूर्व का है। या वेद भी चारों जो आपके वेद हैं उनमें सबसे क्या है, अधिक क्या है, पूजनीय और महत्वपूर्ण है। लेखन और उपदेशकों के अनुसार ऋग्वेद के प्रेरित भजनों और मंत्रों के संयोजन का उपयोग साहस, खुशी, स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि, सफलता और ज्ञान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। सामवेद की अगर बात करें तो विशुद्ध रूप से धुनों का एक भक्ति संग्रह है, जिसका उपयोग किसी की चेतना को ऊंचा करने के लिए किया जाता है। यजुर्वेद की अगर बात करें पूरी तरह से देवताओं की पूजा और कार्यों के तकनीकी पहलुओं के निर्देश के लिए समर्पित है। और अथर्ववेद की अगर बात करें तो बुराई, बीमारी और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए मंत्र और आकर्षण इसमें शामिल आपको देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड के कितने जिले भूकंपीय जोन 5 में आते हैं, तो ये है कुल मिला के पाँच ही जिले आपके, इसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग आता है, ठीक है ना। भूकंपीय जोन की अगर बात करें तो भूकंपीय क्षेत्र का उपयोग उस क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां भूकंप केंद्रित होते हैं। भूकंप एक टेक्टोनिक गति है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर अंतर्जात पृथ्वी के भीतर उत्पन्न तापीय स्थितियों के कारण होती है, जो पृथ्वी की सतह की परत के माध्यम से प्रेरित होती है। अब देखो, भारतीय मान जो ब्यूरो है उसने 4 में बांटा है, इस जो जोन फर्स्ट था उसे हटा दिया अब, ठीक है ना। तो अब ये स्टार्ट होता है, तो याद रखना भारतीय मानक ब्यूरो करता है, जोन सेकंड से स्टार्ट होता है 5 तक, ठीक है ना, ये आप याद कर सकते हैं। जोन सेकंड में होता है तो यहाँ पर 6 या 6 से कम तीव्रता के भूकंप जहाँ पर आते हैं। जोन थर्ड जो होता है जहाँ पर लगभग 7 तीव्रता के भूकंप आने की संभावना होती है। जोन जो 4 आता है उसमें 8 तीव्रता का भूकंप, और जोन जो 5 आता है उसमें 9 या 9 से ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आने की क्या होती है, संभावनाएं होती हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। तो गुप्त वंश के एक महान शासक है, ये आप याद कर सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ पर लिखित है, और ये इनके जो बोल सकते हैं दरबारी कवि थे हरसैन ने लिखी है, जिन पे इनकी बोल सकते हैं काफ़ी प्रशंसा कर रखी है। V.A. स्मिथ थे, ठीक है ना, एक इतिहासकार हैं, और उन्होंने भारत का नेपोलियन ने कहा है, ठीक है ना। इन्होंने कविराज, परम भागवत, अश्वमेध, पराक्रम, विक्रम सर्व, रज्जोच्छेटा जैसी उपाधियां क्या की थी, इन्होंने धारण की थी। कविराज भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना। हर्षवर्धन को अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम था वो था सेंट्रोकोटस या एंट्रोकोटस कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। कोटेश्वर बांध ये आपको देखने को मिलेगा भागीरथी नदी पर, टिहरी में। तो लिखा, उत्तराखंड के टिहरी जिले में टिहरी बांध से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भागीरथी नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। बांध टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, और टिहरी बांध के टिहरी को सिंचाई के लिए विनियमित करने और टिहरी पंप स्टोरेज पावर स्टेशन के निचले जलाशय को बनाने का कार्य करता है। भागीरथी नदी की अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य में बहती है। गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है, आप भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर देवप्रयाग में किसका निर्माण कर देते हैं, गंगा नदी का कर देते हैं। और लगभग 193 किलोमीटर आपकी बहती है उत्तराखंड में, कौन, गंगा। रामगंगा नदी की बात करें तो उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल जो आपको देखने मिलता है, वहाँ के दूधातोली पहाड़ी के दक्षिण ढलानों से निकलती है रामगंगा नदी। यह नदी कुमाऊं हिमालय के से दक्षिण पश्चिम में बहती है। यह गंगा नदी की क्या एक सहायक नदी है। अलकनंदा की अगर बात करें तो ये 2 प्रमुख धाराओं में से एक तो भागीरथी बताया, दूसरी कौन सी, अलकनंदा, और ये निकलती है आपके सतोपंथ ग्लेशियर से, ठीक है ना। और भागीरथी जो है वो खड़ग ग्लेशियर का यहाँ पर देखने को मिलता है कि इन दोनों का संगम होता है कहाँ पे, देवप्रयाग में, ठीक है ना।
अब भागीरथी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आप जानते हैं। अलकनंदा की लंबाई देखी जाए तो 190 किलोमीटर है। काली नदी की बात करें, महाकाली नदी की मुख्य जलधारा है। काली नदी को उत्तराखंड में कालीगढ़, शारदा नदी, काली गंगा के रूप में भी जाना जाता है जहाँ यह भारत के साथ नेपाल की पश्चिम सीमा को अलग कर देती है, ये आप याद कर सकते हैं। और भारत और नेपाल की पश्चिम सीमा को करती बनाती भी है। हुमायूंनामा, उसकी बहन गुलबदन बेगम, ठीक है ना, सौतेली बहन थी, तो हुमायूंनामा उसने लिखी है गुलबदन बेगम ने। तो गुलबदन बेगम ने लिखी हुमायूंनामा, बाबर की बेटी थी, उसने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर हुमायूंनामा लिखा था। यह उसके सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन का विवरण देती है। गुलबदन के बाबर का अनुस्मरण संक्षिप्त है, ये याद रखना, लेकिन वह हुमायूं के घर का ताज़ा विवरण देती है और अपने सौतेले भाई कामरान मिर्जा के साथ उसके टकराव, 4 भाई थे ये लोग, हुमायूं के जो थे 3 और भाई थे, तो उनमें से कामरान जो था उसके साथ भी उसका पंगा चलता है, एक दुर्लभ जानकारी प्रदान करती है। अबुल फजल की अगर बात करें तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था आईन अकबरी, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखित थी, ठीक है ना। अकबरनामा का तीसरा और अंतिम भाग है, याद रखना आप, ये याद रखना, आईने अकबरी जो है अकबरनामा का तीसरा और अंतिम भाग है। 3 भाग है कुल मिला के अकबरनामा में, उसमें से तीसरा कौन सा है, आईने अकबरी, जो अकबर का पूरा लेखा जोखा बतलाता है। हुमायूं जो था बाबर का बेटा था। 2 प्रमुख युद्ध आते हैं, चौसा का युद्ध 1539 बिहार में, और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 जो आपका उत्तर प्रदेश में शेरशाह सूरी से हार जाता है। मेहरुन्निसा नूरजहां जहांगीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसकी पत्नी थी, ठीक है ना। और इसका जो पहला पति था उसका नाम क्या था, शेर अफगान था, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इनमें से कौन सी नदी दूधातोली श्रेणी से निकलती है, तो ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदी निकलती है, ये आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा रामगंगा नदी भी वहीं से निकलती है। तो लिखा दूधातोली उत्तर दक्षिण दिशा में एक मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले की थलीसैंण तहसील के पास से शुरू होती है। दूधातोली पर्वत कई हिमनद 12 नदियों का स्रोत है, जैसे पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, सतपुली में ये एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, आपकी मिल जाती हैं। उसके अलावा दूसरी नदी जो है पश्चिम की तरफ है, वो है रामगंगा नदी। तो पूर्वी और पश्चिमी नयार की अगर बात करें तो नयार नदी उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में एक 12 ठीक है ना, गैर हिमनद नदी है, मतलब ये किसी हिमनद से नहीं निकलती। नदी प्रणाली राज्य की सबसे बड़ी गैर हिमनद 12 नदियों में से एक है ये वाली, जो रामगंगा के बाद दूसरी है और पूरी तरह से पौड़ी गढ़वाल जिले में बहती है। नदी की 2 मुख्य शाखाएं रामगंगा नदी के साथ पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दूधातोली रेंज के घने जंगलों और ऊंचे घास के मैदानों में उगती है, ये याद रखना यहाँ पर। रूपिन सुपिन की अगर बात करें, गढ़वाल हिमालय की 2 आकर्षक घाटियाँ हैं। रूपिन और सुपिन घाटियाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। रूपिन और सुपिन, ठीक है ना, घाटियाँ गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी में। एक यात्रा में घूमने के लिए ये 2 दिव्य स्थान भी माने जाते हैं। मंदाकिनी की अगर बात करें तो अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है, केदारनाथ के जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है ये, ठीक है ना। मंदाकिनी को सोनप्रयाग में वास्कोई गंगा भी कहा जाता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी किसके साथ मिल जाती है, अलकनंदा के साथ मिल जाती है। चंद्रभागा नदी, एक चंद्रभागा तो आप जानते हैं ऋषिकेश में, और एक नदी महाराष्ट्र के अमरावती जिले में भी बहती है। यह पूर्णा की सहायक नदी है और ताप्ती पूर्णा नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। तो चंद्रभागा मिलती है किसमें, पूर्णा में, और पूर्णा मिल जाती है ताप्ती में, और ताप्ती गिर जाती है खंबाती की खाड़ी में। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।